वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो बच्चों, आज हम लोग अपनी ब्लैक बोर्ड सीरीज में क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं। और इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल नहीं कहूँगा मैं इसे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है भाई। इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, सीधा फॉर्मूला पे नहीं बात हो सकती है। लेकिन क्या दिमाग लगना है, कैसे लगना है, वो देखो बहुत ईजिली बताएंगे। पहले सवाल पढ़ते हैं और उसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आपको रेशो के बिहाफ पे ये क्वेश्चन गिवन है, यानी कि कुछ ये रेशो है किसी चीज़ का, और इस रेशो को शो करना है कि ये डायमेंशनलेस है कि नहीं है, चेक करना है बेसिकली। और उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट करनी है, जो भी इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स हैं उन सब की वैल्यूज पुट करनी है, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है इस रेशो की वो बतानी है। और लास्ट में अगर उस रेशो की वैल्यू को देख के आपको कुछ पता चल रहा है तो उसके बारे में आपको सिग्निफाई करना है कि बेसिकली मतलब वो रेशो समझा क्या रहा है, उससे आपको क्या एक समझ में आया कि इस रेशो को देख के क्या पता चल रहा है। तो सबसे पहले तो ना ये जो लिखा हुआ है रेशो, यही हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि रेशो किसका है। तो अगर मैं आपको सिंपली डायरेक्ट बताने की कोशिश करूं तो बच्चों देखो, ये ना रेशो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लो और आप एक प्रोटॉन लो और उसको r डिस्टेंस पे सेपरेट कर दो, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और उसके r डिस्टेंस पे आप सेपरेट कर दो और उसका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लो। तो देखो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपका क्या कहता है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मान लो Q1 से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो वो कितना होता है भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। माइनस में होता है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जब फोर्स निकालूंगा तो मैं मैग्नीट्यूड रखता हूँ। प्रोटॉन के चार्ज की बात करते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मैंने क्यू दिखा दिया, चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम चार्ज होता है ना, दोनों पे चार्ज कैसा होता है, सेम, बस फर्क किसका होता है, साइन का। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है ना बच्चों, तो बस वही चीज है। अब अगर मैं यहाँ पे उसकी वैल्यूज रखना चाहूँ तो दोनों सेम ही तो है, और अगर मैं चार्ज को ई से रिप्रेजेंट कर दूं इस रेशियो को देखते हुए, तो क्या वो मुझे ऐसा नहीं दिखेगा कि ई इंटू ई, तो ई का स्क्वायर और उनके बीच में डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर। ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो नो के बीच में निकल के आ गया कि नहीं आ गया। देखो, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, चार्ज दोनों पे सेम है, तो भाई अगर मैं उनके चार्ज को रिप्रेजेंट कर देता हूं ई से तो कुछ ऐसा ही तो हो गया। अच्छा, इन्हीं के बीच में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लूं तो कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या फॉर्मूला होता था, G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अच्छा, m1 क्या है, यहां पे मास पहले ऑब्जेक्ट का, पहला ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन है, तो m1 की जगह आप लिख सकते हो ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑब्जेक्ट m2 उसका मास ऑफ प्रोटॉन, और उनके बीच में डिस्टेंस तो r है तो r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और अगर इनका रेशियो निकालो तो G m e m p दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, वैल्यू लिख देते हैं आपके लिए 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। यूनिट की बात करें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और कौन सी वैल्यू जरूरत पड़ेगी भाई, के की जरूरत पड़ेगी, उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्या वैल्यू होती थी बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने रखा कि बेसिकली ये किसका रेशियो था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो था। किनके बीच में, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में, जिनको हमने सेपरेट किया आर डिस्टेंस पे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। एक बार मैं ना कैमरे की क्लैरिटी ले रहा हूँ बेटा कि पूरा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं पता चला मैं लिख रहा हूँ और ये पूरा कवर नहीं है। एग्जैक्टली पूरा कवर हो रहा है, सो वेरी गुड। अब देखो, हमने ये चीज फाइंड आउट कर लिया है कि ये रेशो था किसका। अब अगर मैं यहाँ पे रेशो कैलकुलेट करूं तो ये रेशो है किसका मेरे बच्चों, ये रेशो फोर्स का है। दोनों ही फोर्स है, बस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। चलिए लिखिए, वैल्यू लिखिए पहले तो। वो है के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स G m e m p अपॉन में आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो आपका रेशियो निकल के आ गया। मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ ताकि मुझे एक स्पेस मिले सॉर्ट आउट करने के लिए, तो मैं यहीं नीचे लिख रहा हूँ इसको। तो के ई स्क्वायर बाई G m e m p। तो क्या ये डायमेंशनलेस है, बिल्कुल है भाई। फोर्स न्यूटन, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चाहे ग्रेविटेशनल हो, न्यूटन से न्यूटन कट गया, यूनिट ही नहीं है। जिसकी यूनिट नहीं है वो डायमेंशन भी नहीं है। यूनिटलेस क्वांटिटी की डायमेंशन कहां से आएगी भाई,
तो सिंपल सा फंडा है, क्योंकि ये एक फोर्स का रेशियो है। मेंशन कर दूं क्या मैं यहाँ पे आपके लिए? अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सुन लो अच्छे से। क्योंकि इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्स, इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्सेस, ये फोर्सेस का रेशियो है भैया। देयरफॉर इट इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। दोनों की वैल्यू यूनिट में सेम है, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गया, तो यूनिट ही नहीं बची, तो डायमेंशन भी नहीं होगी। अगर ये नीचे वाला नहीं आ रहा है तो मैंने सिर्फ यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये रेशियो है फोर्सेस का, इसलिए इसमें कोई ऐसा यूनिट सेट नहीं हुई, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो डायमेंशन भी नहीं होने वाली है इसकी। इसके बाद हमसे कहता है कि आपने इसकी वैल्यू पुट करो और इसका बताओ कि क्या आंसर आ रहा है, बेसिकली कितना है ये रेशियो, और उससे कुछ पता चलता है। तो देखो यार, ये पहली बात तो रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का। वैल्यू की बात करें तो k की जगह रखेंगे, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9 मैंने वहां लिखी हुई है आपके लिए, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज आल्सो सेम 1.6 इंटू 10 पावर -19। हमेशा बोलता हूं बच्चों, हमेशा बोलता हूं, साइन मत लगाना, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हो, साइन मत लगाना, नहीं माइनस प्लस में टेंशन लेते रहोगे। और नीचे की बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चों, लिखना पड़ेगा, नहीं मेंशन है यहाँ पे, लिख लो कितना होता है बताओ, 9.1 होता है, इंटू 10 की पावर -31, इतना कम होता है मास इलेक्ट्रॉन का। मास ऑफ प्रोटॉन, कई बच्चे कहेंगे इतनी बड़ी वैल्यू, अरे माइनस में पावर है गधो, देखा है मैंने ऑफलाइन सेंटर में ऐसे बोल जाते हैं, वो ये कहते हैं, अब क्या करें, अब ठीक है आपकी मर्जी भाई, वो कहते हैं ये 1.6 वो साइन देखेंगे नहीं ध्यान से, ले लेते हैं साइंस, एंजॉय करते हैं खुद भी और हमें भी करा देते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 सॉरी 9.1, चलो कोई नहीं, वो तो वैल्यूज है, 9.1 लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा काट दो यार, यही तो दिक्कत है हमारे ब्लैक बोर्ड सीरीज की। तो 9.1 इंटू में 10 की पावर -31, बच्चों इससे पता है टाइम क्या हो रहा है, रात के 4 बज रहे हैं, उस समय ये शूट हो रहा है, दिन में शेड्यूल है पूरा ऑफलाइन, रात में इस सीरीज को लेके आया हूँ। क्यों लेके आया हूँ, जनरली बोल दूं, अपने ऑफलाइन बच्चों के लिए लेके आया हूँ, और अगर ऑनलाइन में हो गया सक्सेस तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। मैंने मेनली इसको ऑफलाइन के लिए डिजाइन किया हुआ है कि जो बच्चे ऑफलाइन में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन में हर चीज कराने का टाइम नहीं है, बट बच्चे घर पे कर सकते हैं, तो ये एनसीईआरटी की सीरीज सिर्फ उनके लिए है कि घर पे आराम से बैठ के देखो। अब कई बच्चों के माइंड में आएगा कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो ये मैं अपनी लैंग्वेज में इसलिए लेके आ रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन में पढ़ रहे होते हैं वो मुझसे कनेक्ट होते हैं, वो मेरी फ्रीक्वेंसी समझते हैं, वो मुझे पढ़ाने का मेरा तरीका समझ रहे होते हैं, तो वो एनसीईआरटी की सीरीज भी उनके लिए अवेलेबल करने की कोशिश है मेरी। और बाहर के बच्चे अगर देखते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, बट अगर नहीं भी सक्सेसफुल हो रही है बाहर, तो मुझे इतना नहीं है कि मैं बाहर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो मुझे इस सीरीज को रोकना होगा, नहीं, ये टारगेट ही मेरा, अभी जो मेरा टारगेट है वो 20, 30, 40 बच्चों का बैच जो हमारा ऑफलाइन स्टडी कर रहा है, सिर्फ उन तक पहुंचना है और उनके लिए एक हेल्प है। आगे बढ़ता है तो नो डाउट कोई इशू नहीं है, खुशी ही है उसके लिए, तो वो अच्छी ही चीज है मेरे लिए। और मास ऑफ प्रोटॉन रख देते हैं बच्चों, उसके बाद 1.6 इंटू 10 की पावर -27। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बोला फिजिक्स खत्म, वैल्यूज पुट हो चुकी हैं, फॉर्मूला कौन सा था समझ में आ चुका है, चीजें क्या थी समझ में आ चुकी हैं, अब बचा मैथ का। अगर आपको वैल्यूज याद है, सब कुछ पता था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ईच एंड एवरीथिंग अगर आपको पता थी बच्चों, तो अब तो आपको कैलकुलेशन करनी है। कैसे करनी है कैलकुलेशन, सबसे पहले याद करो, 10 की पावर जो छेड़ो, सबसे पहले 10 की पावर के साथ मजाक करना है, उसी को नहीं बख्शना है। 10 का +9, -19, -19, -19, -19, माइनस का 38, प्लस का 9, बोलो 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 बोलो, माइनस का 29, 38 में से 9 प्लस करोगे, माइनस का 38 प्लस का 9, माइनस का 29 बचेगा। नंबर देख लो बच्चों, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन में ये 6.67 इंटू में 9.1 है और ये 1.6 है। 10 की पावर देखो बच्चों, 10 की पावर ये भी सारी माइनस में जोड़ते बैठे हो यार, -11, -31, माइनस का 42, -27, -42, -52, -62 और 7, -69। मैं पता कैसे जोड़ता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, आप जैसे जोड़ते हो आप ऐसे जोड़ो।
मैं 10 10 में ही जोड़ना पसंद करता हूँ। तो ये सिंपल था तो जोड़ लिया -42, फिर ये 27 ना जोड़ के पहले 10 जोड़ा 52, फिर 62 पे पहुंचे, फिर 7 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब बेसिक पावर सॉल्व करो इनको भाई, सेम नंबर ऊपर नीचे तो पावर माइनस हो जाती है, ऊपर जाके एक तरीके से प्लस का 29 हो जाएगा बच्चों मेरे। तो 69 में से अगर आपने 29 हटा दिया, 69 में से अगर आपने 29 हटा दिया तो बचा 40, वो भी प्लस का क्योंकि ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 1.6 और 1.6 तो कैंसिल करो यार, क्यों भी मतलब में लेके चलोगे। अच्छा इसमें भी एक के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक के बाद पॉइंट है, एक से एक पॉइंट कैंसिल कर दो। इसमें 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट हटाओ, मुझे नहीं चाहिए। पॉइंट से मुझे डर लगता है, पॉइंट की कैलकुलेशन हो कहाँ पे जाते हैं हम लोग। सीबीएसई वाले टीचर है ना भाई, आईआईटी जेई नहीं पढ़ा रहे अभी, है ना। पॉइंट्स क्यों हटाने को कह देता हूं मैं, क्योंकि पॉइंट्स के नंबर यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड बच्चा फंसा रहता है, वो पॉइंट्स के कर ले, ओहो छोड़ दो भाई, नहीं होने पॉइंट्स वाली चीजों को हटाओ। अच्छा 2 पॉइंट्स हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, तो 10 का स्क्वायर टोटल होगी 10 की पावर 42। 9 को 16 से करोगे, 16 का टेबल याद है तो फिर तो बढ़िया आराम से कर लोगे 144। इतना थोड़ी याद है, 667 का टेबल नहीं याद है, मल्टीप्लाई कर ले, देख बहुत आसान तरीके सिखाने वाला हूँ, इसको डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी यार, क्यों टेंशन ले रहा है, मल्टीप्लाई कर ले बस अब लेवल पे। 7 6 6 बिल्कुल बेसिक वाला मल्टीप्लाई, 9 7 जा 54, 5 कैरी गया, 9 6 जा 3, 9 7 जा 63 यार, क्या करवा रहे हो बच्चों, यही होता है, 9 7 जा 63, 6 कैरी गया, कितना कैरी गया 6 कैरी गया। अब उसके बाद 9 को 6 से करोगे तो 9 6 जा 54 और 6 60 हो गया, 0 6 कैरी गया, 9 6 जा 54 6 60 हो गया, जवाब में आ गया 7 9 6 0 6, ये करीब 60,000 में आ गया है, 60,697। अब कई बच्चों को क्या लगेगा, अरे ये कैसे डिवाइड होगा, देखो सुनो बड़े ध्यान से देखना, अपनी मर्जी, कुछ अच्छा लग रहा है कर लो, कुछ नया सीखना चाहते हो मुझसे सीख लो। 144 है ठीक है, और यहाँ पे ये 60,697 है, इसका टेबल थोड़ी पढ़ूंगा मैं, एक अंदाजा लगाऊंगा, एक राउंड फिगर बनाऊंगा। कैसे भाई, यहाँ पे पहले 0 पॉइंट लगाया, एक 0 ले लिया, ये अभी 1440 हुआ है, ये 60,000 है, तो एक 0 लगा के एक और 0 लेंगे, अब ये कितना पहुंचा 14,000 पहुंचा, अभी भी ये छोटा है तो एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 लेंगे, अब ये कितना हो गया 1,44,000, और 60,000 दो बार में 1,20,000 हो जाएगा, 3 बार में तो 1,80,000 हो जाएगा, तो आपको 2 बार लेना है। अब 2 बार में कितना आएगा, ये लम सम 1,20,000 आएगा। और सुनो अब कुछ लिखूंगा नहीं मैं, अब बस ऐसे ही चल रहा हूं, कैसे चल रहा हूं देखो, ये 1,44,000 है, ये 60,000 है, 2 बार में ही 1,20,000 आएगा, 3 बार में तो बड़ी वैल्यू हो गई तो 2 लिख दिया। अब 1,20,000 कुछ आया होगा, लमसम 20,000 की वैल्यू बची होगी, और इसके बाद पॉइंट लगा पड़ा एक 0 लूंगा, तो 20,000 में अगर एक और 0 जुड़ जाएगा तो ये 2 लाख हो जाएगा, और 2 लाख में को अगर 60,000 से डिवाइड करोगे तो 3 बार में ही जा पाओगे, 4 बार में तो 2,40,000 हो जाएगा, तो इसके बाद ये 3 आएगा, ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं, 0.2 तक भी छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, 3 चलेगा ये बहुत है, क्योंकि डेसिमल्स में आप इस समय चौथी डिजिट डील कर रहे हो, तो बस ये लम सम अप्रॉक्स 0.0023 इंटू 10 की पावर 42। स्टैंडर्ड तरीका क्या कहता है बच्चों, स्टैंडर्ड तरीका कहता है पॉइंट एक के नंबर के बाद तो ये 3 नंबर पॉइंट अगर आगे ले जा रहे हो तो पावर छोटी करनी पड़ेगी, यानी कि 2.3 इंटू 10 की पावर 39 हो जाएगा। और ये था क्या, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, अपॉन में क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो अगर मैं यहां से लिखूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है, तो 2.3 इंटू 10 की पावर 39, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के टाइम्स है। तो भाई ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसकी रेशो की वैल्यू तो ये है, क्योंकि उसने बोला था आपसे इसके रेशो की वैल्यू बताओ, लेकिन ये बता क्या रहा है, अरे ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाप है ग्रेविटेशनल फोर्स का। कैसे बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स, इतना ज्यादा टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स के है ये, यानी कि दो मासेस, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि भैया 39 का मतलब समझते ही होंगे आप लोग, 39 जीरोस लगाओ। क्लियर हो गई बात ये। तो 3 चीजें सवाल में पूछी गई थी, सबसे पहले रेशो किसका है, तो ये रेशो था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू नियरली 2.3 इंटू 10 की पावर 39 थी।
और तीसरा क्वेश्चन था, इससे आपको पता क्या चला, इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स के काफी ज्यादा टाइम्स होता है। कितना टाइम्स होता है? नियरली 2.3 इंटू 10⁻39 टाइम्स होता है। सो आई होप तीन चीजें तीनों बता दी गई। बच्चों याद रखना यार, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है ना, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये ऑल थिंग्स आर नीड टू बी लर्न बाय यू। मत गलती करना है कि ये हो जाएगा, नहीं, जो वैल्यूज हैं फिजिक्स में कुछ वैल्यूज आपको लर्न रखनी है पेपर प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। अगली सीरीज अगला क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।